नमस्कार। इंग्लिश ग्रामर के रूल्स और उनमें भी ये पैसिव वॉइस। सच कहूं तो ये एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है। सही कह रहा हूं ना? अगर आप भी उन्हीं रूल्स की लंबी लंबी लिस्ट को रट रट कर थक चुके हैं और अब भी कंफ्यूज्ड हैं, तो यकीन मानिए आज आपकी वो कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। मैं जानता हूं कैसा लगता है। स्कूल में, कोचिंग में हम बस टेबल्स याद करते रहते हैं। इसके साथ ये लगेगा, उसके साथ वो लगेगा। पर जैसे ही एग्जाम में थोड़ा अलग सा सेंटेंस आता है, सारा सिस्टम क्रैश हो जाता है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह सब रटने की चीज है ही नहीं। अगर मैं कहूं कि इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है, एक पैटर्न है, जिसे समझने के बाद आपको कभी कोई रूल याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगले कुछ मिनटों में हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरू करेंगे सवाल से कि ग्रामर को रटना है या समझना है। फिर V3 के सबसे बड़े राज को खोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स की फैमिली से मिलेंगे, थोड़े मुश्किल सेंटेंसेस को भी लॉजिक से सॉल्व करेंगे और फिर सबसे जरूरी हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इस कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक के सफर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कदम अपनी सोच को बदलना है। ग्रामर को रूल्स का बोझ समझना बंद करना होगा। ये एक सिस्टम है, एक बिल्डिंग की तरह, जहां हर ईंट, हर पिलर किसी वजह से लगा है। हमें बस उस क्यों को ढूंढना है। जिस दिन आपने ये क्यों पूछना शुरू कर दिया, उस दिन से ग्रामर आपके लिए एक पजल बन जाएगा, बोझ नहीं। चलिए अब उस पजल के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। पैसिव वॉइस का पूरा खेल सिर्फ एक चीज पर टिका है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3। इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। अगर आपने इसके असली मतलब को समझ लिया तो पैसिव वॉइस आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। एक्टिव वॉइस में हम काम पर फोकस करते हैं। द शेफ कुक्ड द फूड। यहां शेफ काम कर रहा है और काम है पकाने का। लेकिन पैसिव वॉइस में हमारा फोकस काम से हटकर चीज की हालत पर चला जाता है। जब हम कहते हैं द फूड इज कुक्ड, तो इसका मतलब ये नहीं कि खाना पकाया जा रहा है। इसका मतलब है खाना पका हुआ है। हम खाने की स्टेट या अवस्था बता रहे हैं। और यही है V3 का असली जादू। पैसिव वॉइस में V3 एक वर्ब की तरह नहीं, बल्कि एक एडजेक्टिव यानी विशेषण की तरह काम करता है। जैसे आप कहते हैं अ ब्रोकन विंडो, टूटी हुई खिड़की। यहां ब्रोकन खिड़की की हालत बता रहा है। या अ रिटन लेटर, लिखा हुआ खत। रिटन उस लेटर की हालत बता रहा है। बिल्कुल उसी तरह द फूड इज कुक्ड में कुक्ड उस खाने की हालत बता रहा है। तो आसान भाषा में पैसिव वॉइस सब्जेक्ट की हालत बताने के लिए यूज होता है और V3 हालत बताने का काम करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लॉजिक हमारी अपनी हिंदी भाषा में भी है। एक्टिव में हम कहते हैं राम चाय बनाता है, फोकस राम पर है। लेकिन पैसिव में हम कहते हैं चाय बनाई जाती है या चाय बनी हुई है। यहां बनाई या बनी हुई शब्द चाय की हालत बता रहा है, बिल्कुल इंग्लिश के V3 मेड की तरह। तो आप अनजाने में ये लॉजिक पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, V3 का लॉजिक तो क्लियर हो गया कि वो हालत बताता है। लेकिन इज, एम, आर, वॉज, बीइंग, बीन, इन सब का क्या काम है? यहां एंट्री होती है हमारे सुपर हीरो बी फैमिली की। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो अलग अलग टेंस यानी समय के हिसाब से V3 की मदद करते हैं ताकि सेंटेंस का पूरा मतलब निकल सके। ये बी फैमिली के मेंबर्स हैं। सिंपल टेंसेस में इज, एम, आर या वॉज वर V3 की मदद करते हैं। अगर काम चल रहा है यानी कंटिन्यूअस टेंस तो बीइंग मदद के लिए आता है। अगर काम पूरा हो चुका है यानी परफेक्ट टेंस तो बीन आता है। और कैन, शुड, मस्ट जैसे मॉडल्स के साथ भी खुद अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। चलिए इनके पीछे का लॉजिक भी देखते हैं। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है। फूड इज बीइंग कुक्ड में आखिर ये बीइंग क्यों लगाया? सीधा इज कुक्ड क्यों नहीं? इसका लॉजिक बहुत मजेदार है। सोचिए, ग्रामर के दो नियम आपस में झगड़ रहे हैं। कंटिन्यूअस टेंस का नियम कहता है मुझे हमेशा वर्ब में आईएनजी चाहिए, और पैसिव वॉइस का नियम कहता है मुझे हमेशा V3 चाहिए। अब एक ही वर्ब में आईएनजी और V3 दोनों तो लग नहीं सकते। तो बीइंग एक सुपर हीरो की तरह बीच में आता है। वो बी में आईएनजी लगाकर कंटिन्यूअस टेंस को खुश कर देता है और अपने बाद V3 कुक्ड को आने देता है, जिससे पैसिव वॉइस भी खुश हो जाता है। इसने दोनों की बात रख ली। हिंदी में सोचिए, हम कहते हैं खाना पकाया जा रहा है। ये जा रहा है क्या बता रहा है? यही कि काम अभी भी चल रहा है। इंग्लिश में इज बीइंग बिल्कुल वही काम कर रहा है। ये दिखाता है कि सब्जेक्ट उस पके हुए होने की हालत में आ रहा है। प्रोसेस अभी चालू है। चलिए अब अगले पजल पर चलते हैं।
परफेक्ट टेंस में हैज, हैव या हैड के साथ बीन क्यों आता है? जैसे द फूड हैज बीन कुक्ड। यहां बीन एक मल्टी टैलेंटेड एम्प्लॉय की तरह है जिसके पास दो दो डिग्री हैं। हैज हैव हैड का नियम है कि मेरे बाद हमेशा V3 आएगा, और पैसिव वॉइस का नियम है कि मेरे पास बी फैमिली का मेंबर और V3 होना चाहिए। अब बीन जो है वो बी का ही V3 फॉर्म है, तो जैसे ही हैज के बाद बीन आता है, हैज हैव का नियम पूरा हो जाता है, और बीन क्योंकि बी फैमिली का है उसके बाद V3 कुक्ड लगाकर पैसिव वॉइस का नियम भी पूरा हो जाता है। एक तीर से दो निशाने। और आखिरी पीस इस पजल का, मॉडल्स जैसे कैन, शुड, मस्ट के साथ सिर्फ बी ही क्यों लगता है? जैसे द लेटर कैन बी रिटन। इसका लॉजिक भी मॉडल्स की जिद में छिपा है। मॉडल्स का एक ही उसूल है, मेरे ठीक बाद जो भी वर्ब आएगा वो अपनी ओरिजिनल फर्स्ट फॉर्म यानी V1 में आएगा। लेकिन पैसिव को तो V3 चाहिए, फिर से झगड़ा। तो यहां बी खुद अपनी V1 फॉर्म में मॉडल्स के बाद आकर उन्हें शांत कर देता है। दिस कैन बी, मॉडल खुश हो गया, और फिर उसके बाद V3 रिटन लगाकर पैसिव वॉइस का नियम भी पूरा हो जाता है। दिस कैन बी रिटन, सिंपल। तो अब जब आप कोर लॉजिक समझ गए हैं, चलिए देखते हैं कि ये लॉजिक कमांड्स यानी आदेश वाले सेंटेंसेस और सवालों में कैसे काम करता है। स्ट्रक्चर थोड़ा बदलेगा पर लॉजिक वही रहेगा। कमांड्स में जैसे ओपन द डोर, हम लेट का इस्तेमाल करते हैं, लेट द डोर बी ओपन्ड। सवालों में हेल्पिंग वर्ब उठकर सेंटेंस के शुरू में आ जाता है, जैसे वॉज द ग्लास ब्रोकन। हु से शुरू होने वाले सवाल बाय हुम से शुरू होते हैं। और हां, कुछ वर्ब्स जैसे नो के साथ बाय मी नहीं, टू मी लगता है। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन देखी आपने, बी प्लस V3 का गोल्डन रूल हर जगह मौजूद है। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, प्रैक्टिस। मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके उसे पैसिव में बदलने की कोशिश करना, फिर हम साथ में उसके लॉजिक को समझेंगे। रेडी? पहला सेंटेंस है दे आर लुकिंग फॉर द लॉस्ट कीज। इसे पैसिव में कैसे बदलेंगे? थोड़ा सोचिए। यहां लुक फॉर एक साथ है, पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है? द लॉस्ट कीज। टेंस कौन सा है? आर लुकिंग, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या लगता है? बीइंग। और वर्ब है लुक, इसका V3 है लुक्ड, तो फॉर्मूला बना द लॉस्ट कीज प्लस आर प्लस बीइंग प्लस लुक्ड। पर फोर का क्या? लुक फोर का मतलब है ढूंढना, ये फोर इस वर्ब का हिस्सा है तो ये उसके साथ ही रहेगा। सही जवाब है द लॉस्ट कीज आर बीइंग लुक्ड फॉर। बहुत बढ़िया। अब एक और ट्रिकी सेंटेंस, द टीचर गेव अस अ डिफिकल्ट असाइनमेंट। यहां दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अस और अ डिफिकल्ट असाइनमेंट। इसका पैसिव कैसे बनेगा? किसे सब्जेक्ट बनाएं? फिर से वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए। इसे बनाने के दो तरीके हैं और दोनों आम तौर पर सही माने जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में ज्यादा नेचुरल तरीका है इंसान को सब्जेक्ट बनाना। तो अस का सब्जेक्ट फॉर्म है वी, टेंस है गेव यानी पास्ट सिंपल, तो वॉज वर लगेगा। सेंटेंस बनेगा वी वर गिवन अ डिफिकल्ट असाइनमेंट बाय द टीचर। ये सुनने में ज्यादा आम और सही लगता है। तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखा आपने, हमने एक भी रूल नहीं रटा, हमने बस हर चीज के पीछे का क्यों ढूंढा। आपने अब पैसिव वॉइस के सिस्टम को, उसके लॉजिक को अनलॉक कर लिया है। अगर इस पूरी चर्चा से आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है तो वो ये गोल्डन रूल है, पैसिव वॉइस इक्वल्स बी फैमिली का कोई ना कोई रूप प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चाहे टेंस कोई भी हो, सेंटेंस कोई भी हो, ये फॉर्मूला कभी नहीं बदलेगा। यही इस पूरे सिस्टम की चाबी है। तो अब मैं आपसे वही सवाल फिर से पूछता हूं, क्या अब आप ग्रामर को डरावने, अनजान नियमों के एक जंगल की तरह देखते हैं, या एक मजेदार पजल की तरह जिसके हर टुकड़े को लॉजिक से जोड़ा जा सकता है? अब से जब भी इंग्लिश का कोई नया नियम सामने आए तो उसे रटने से पहले उसके लॉजिक को ढूंढने की कोशिश जरूर करना। यकीन मानिए, आपको हर चीज में एक पैटर्न जरूर मिलेगा।